मंजय को सुमित ज़बरदस्ती आज दिल्ली के जीबी रोड के एक कोठा पर ले जाता है। इससे पहले कभी मंजय जीबी रोड में कोठा पर गया तो नहीं था, लेकिन सुमित कई बार जा चुका था। तो सुमित के लिए ये एक कोई नई बात नहीं थी। वो जाता है और जिससे बात करना होता है, जो दलाल होते हैं, उसके जो ब्रोकर होते हैं, उसका जो मैनेजर होता है, उससे बात करते हैं और फिर एक लड़की का चुनाव करते हैं, एक वेश्या का चुनाव करते हैं मंजय के लिए। और फिर मंजय को ले जाकर सुमित एक कमरे में रख देता है और कहता है कि ये जो लड़की अभी तुम्हारे कमरे में आएगी वो वैसे है तो गूंगी, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसको देखने के बाद तुम्हारा जो मन उदास है एकदम खिल जाएगा। इतनी खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा है। मैं जब भी कभी आता हूँ यहाँ पर तो इसी लड़की से मिलने आता हूँ। और यह कहकर सुमित चला जाता है। कुछ देर में एक लड़की घाघरा चोली पहन के आती है तो उसको देखते ही मंजय का होश उड़ जाता है, क्योंकि वो जो महिला होती है वो कोई और नहीं होती है, वो होती है मंजय की अपनी पत्नी, जो आज से 2 साल पहले एक नाव दुर्घटना में डूबकर मर गई थी। नमस्कार, प्रणाम। मैं सूरज राय कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले एक विशेष बात कहने आया हूं। विशेष बात ये है कि ये जो चैनल है वो सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है हमें। इस चैनल में जो वीडियो डलेंगे इसमें सिर्फ मेरी ही तस्वीर नहीं आएगी, अगर आप लोग चाहें तो आपकी भी तस्वीर इस वीडियो में आ सकती है। दोस्तों, इस चैनल में सुपर थैंक्स जो है ऑन हो चुका है और इस वीडियो में आपको साइड में QR कोड दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप लोग अपना प्यार बरसाना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो आप चाहें तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। QR कोड के माध्यम से भी आप चाहें तो 10, 20, 50, 100, 1000 जितना भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। जब भी आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजें या इस QR कोड के माध्यम से भेजें तो उसका एक स्क्रीनशॉट जो ये नंबर दिया जा रहा है इस नंबर के WhatsApp पर जरूर भेज दें, जिससे कि आपकी तस्वीर को मैं अगले वीडियो में जोड़ सकूं, अगले वीडियो में आपका तस्वीर दिखाई दे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंजय की जो पत्नी थी उसका नाम था सोनम। तो जब मंजय ने एक कोठा पर अपनी पत्नी सोनम को इस तरीके से देखा, ये देखकर उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसकी पत्नी तो 2 साल पहले ही नाव दुर्घटना में डूबकर मर गई और ये जो घटना घटी थी ये मंजय के आंखों के सामने घटी थी। वो नाव मंजय के आंखों के सामने डूबी थी। मंजय डर भी जाता है कि कहीं ये उसकी पत्नी का कोई आत्मा, कोई प्रेत भूत तो नहीं है। वो डर ही रहा होता है कि इसी बीच में जो सोनम होती है, जो उसकी पत्नी होती है, मंजय का पैर पकड़ के रोने लगती है। जब वो मंजय का पैर पकड़ती है तब मंजय को आभास होता है कि नहीं, ये कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, ये तो वास्तव में सोनम ही है। फिर ये सोनम को अपने पैर से उठाता है और सीने से लगा लेता है और फिर सोनम बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसको चुप कराता है। उसको रोता देखकर मंजय भी रोने लगता है, उसके आंसुओं को पोंछता है। पोंछता भी कैसे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसकी प्रेमिका भी थी। असल में मंजय की जो सोनम से शादी हुई थी वो कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, वो लव मैरिज थी। मंजय जब स्कूल के दिनों में था, जब स्कूल में पढ़ा करता था, उसी समय उसे एक लड़की से प्यार हुआ था और वो लड़की थी सोनम। मंजय जानता था कि सोनम जो है गूंगी है, बोल नहीं सकती। सिर्फ बोल नहीं सकती, बाद बाकी वो सुन भी सकती है, लिख भी सकती है, देख भी सकती है और देखने में तो बला की खूबसूरत थी। इतनी सुंदर थी कि उस इलाके में उस तरीके की सुंदर लड़कियां नहीं थी। कहते हैं ना कि भगवान अगर किसी से कुछ लेता है तो कुछ विशेष दे देता है। तो सोनम के पास अगर भगवान ने जवान छीन लिया था तो उसको खूबसूरती इतनी दी थी। वैसे मंजय भी देखने में बुरा नहीं था, मंजय भी देखने में बहुत अच्छा था, अच्छे परिवार से था, अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छी से अच्छी लड़कियों से इसकी शादी हो सकती थी। लेकिन जब शादी की बात आई तो मंजय ने कहा कि मैं शादी करूंगा सोनम से। मंजय के घर वालों को पता चला कि ये जिस लड़की की बात कर रहा है वो लड़की बोल नहीं सकती, गूंगी है। इसको लेकर घर वाले सोनम के विरोध में हो जाते हैं और मंजय से कहते हैं कि नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। वैसे जो सोनम के घर वाले थे वो चाहते थे कि सोनम की शादी मंजय से हो जाए। चूंकि मंजय के घर वाले नहीं मान रहे थे तो इसीलिए मंजय ने एक मंदिर में जाकर चुपके से
और शादी कर ली। ऐसी शादी नहीं की कि उसने सोनम को भगाया, नहीं, सोनम के जो घर वाले थे उनकी मर्जी से ही हुई थी। जब सोनम अपने ससुराल आ गई थी तो शुरू में परेशानी हुई, लेकिन सोनम का स्वभाव इतना मीठा था, इतना प्यारा था कि उसने अपने घर में सारे लोगों का दिल जीत लिया। सास ससुर को तो भगवान की तरह मानती थी, उसकी जो ननद थी उसको अपने बहन से ज़्यादा प्यार करती थी। जो लोग सोनम से शादी करने का इतना विरोध कर रहे थे, अपने व्यवहार से सोनम ने इस तरीके से सबका दिल जीता कि सारे लोग सोचने लगे कि वाह क्या बहू आई है मेरे घर में। एक दिन सोनम के नानी के घर में किसी की शादी थी और वहाँ पे सोनम को जाना था, इनविटेशन आया था। मंजय के पास समय नहीं था तो वो सोनम से कहता है कि ठीक है तुम अकेले ही चली जाओ, मैं तुमको छोड़ आता हूँ। असल में जो सोनम का नानी का घर होता है और सोनम का ससुराल होता है उसके बीच में गंगा नदी बह रही थी। सावन भादों का महीना होता है और गंगा नदी पूरे उफानों पर थी। शाम का समय होता है, ये जाता है घाट तक छोड़ आता है, नाव पर सोनम को चढ़ा देता है, नाव खुल जाती है, लेकिन नाव ज्यों ही बीच गंगा जी में पहुंचती है दुर्भाग्य से नाव डूब जाती है। किनारे पर जितने भी लोग थे पूरे लोग चिल्लाने लगते हैं और सारे लोग सिर्फ तमाशबीन बनकर देखते रह जाते हैं क्योंकि कुछ कर नहीं पाते। मंजय भी सिर्फ देखता रह जाता है, बस वो अपनी आंखों से अपनी जिंदगी को लूटते देखता है, अपनी जिंदगी को बर्बाद होते देखता है, अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी को डूब कर मरते देखता है। दोस्तों, नाव डूबने के कुछ देर बाद ही रात हो जाता है और जिसके कारण सरकार अपने तरफ से जो एसडीआरएफ की जो टीम होती है, एसडीआरएफ की टीम, वो भी सर्च ऑपरेशन नहीं कर पाती क्योंकि रात्रि के समय में ये संभव नहीं था। जितने लोग थे उसमें से मुश्किल से 8-10 लोग ही नाव पर से बच के आ पाए थे जिनको तैरने आता था और सारे लोग मर गए थे। उसमें से कुछ लोग का ही लाश निकल पाया था, सोनम का तो लाश भी नहीं निकला था। जिनके लाश निकले थे उनका दाह संस्कार कर दिया गया था, लेकिन सोनम का चूंकि लाश नहीं निकला था तो इसी के नाम का एक कठपुतली लकड़ी की बनाकर और जलाया जाता है, उसका संस्कार किया जाता है और अग्नि देता है मंजय। उसके बाद मंजय को कई सारे लोगों ने कहा कि तुम अभी जवान हो, तुम्हारी शादी कहीं भी अच्छे से हो सकती है, ऐसा करो कि तुम शादी कर लो। तो मंजय कहता है कि नहीं, अभी मेरा शादी करने का मन नहीं हो पा रहा है, मेरे मन से सोनम का ख्याल नहीं जा रहा। सोनम को जब आखिरी बार मंजय ने देखा था वो उस समय देखा था जब वो उसने उसे नाव पर चढ़ाया था और उसके बाद आज 2-2.5 साल के बाद मंजय सोनम को कोठे पर देख रहा था। सोनम मंजय से लिपट के रो रही थी, मंजय भी सोनम से लिपट के रो रहा था। उसके आंसुओं को पोंछता है, उसको दिलासा दिलाता है, उसे चुप कराता है और फिर गद्दे पर बैठा कर कहता है कि बताओ क्या क्या कैसे हुआ, तुम तो डूब गई थी, कैसे बची, यहाँ कैसे पहुंची। तो फिर सोनम अपनी पूरी कहानी लिखकर बताती है। वो लिखती है कि जब नाव डूब गई, सारे लोग चारों तरफ लोग डूब रहे थे, कुछ लोग तैर रहे थे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, पानी में तैर रहा था, मैं भी डूबने वाली थी। उसी समय मेरे हाथ में एक डब्बा आ गया, गैलन आ गया और उस गैलन को मैं पकड़ ली और उसके बाद कुछ ही देर में रात्रि हो गई और मैं पूरी रात जग कर गैलन को पकड़ी रही और धार में बहती चली गई। जब कल होके सुबह हुआ तो मुझे एक जो बालू का व्यवसायी होता है जो गंगा नदी से बालू को निकाल कर बेचता है, उसकी मुझ पर नज़र पड़ी। उसने मुझे निकाला और निकाल कर उसने मुझे चुपके से एक जगह पर रखा और उसने मेरे साथ लगभग 6 महीने तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसने मुझे एक तरीके से कैद कर रखा था। मैं सोचती थी कि इससे अच्छा होता कि मैं गंगा नदी में डूब कर मर जाती। 6 महीना रखने के बाद फिर वो एक आदमी को अपने पास बुलाता है और उसके हाथों मुझे बेच देता है और वो दलाल मुझे यहाँ दिल्ली के जीबी रोड में लाकर छोड़ देता है और तब से मैं यहीं पर हूँ। रोज दिन कोई न कोई मेरे शरीर के साथ अत्याचार करता है। सोनम जब ये बात लिख रही थी तो वो लिख रही थी और रो रही थी, उसके आंसू उस पन्ना पर गिर रहा था जिस पर वो लिख रही थी और वो लिख रही थी, मंजय उसको पढ़ रहा था और मंजय पढ़ के रो रहा था। वो सोच रहा था कि बेचारी ने कितना तकलीफ झेला।
पढ़ते पढ़ते मंजय उसको अपनी तरफ कस के खींचता है और फिर कस के उसका आलिंगन करता है, कस के उसको अपने बाहों में पकड़ लेता है, गले लगा लेता है और फिर से रोने लगता है। मंजय और सोनम एक दूसरे के गले लगकर इस प्रकार रो रहे थे जैसे कोई बच्चा रोता है। दोनों को लग रहा था जैसे कि जन्मों जन्मों का खजाना मिल गया हमें। इसी बीच में बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि बहुत देर हो गए, अब तुम बाहर निकलो, दूसरे ग्राहक का समय हो गया है। तो मंजय अंदर से कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन सोनम उसको छोड़ नहीं रही थी, जैसे कि वो अपनी आंखों से कह रही हो कि प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। मंजय तो मजबूर होता है, लेकिन उसे पता होता है कि भगवान ने मुझे जो मौका दिया है मैं इस मौका को नहीं छोड़ सकता। भगवान ने मुझे ज़िंदगी में दूसरा मौका दिया, दूसरे बार अपने प्रेम को पाने का मौका दिया, मैं इसे नहीं गवा सकता। वो कमरा के अंदर से ही मैनेजर से कहता है कि मैं 2 घंटा और इसके साथ रहना चाहता हूँ, आप पैसा डबल ले लेना। उसके बाद मैनेजर चला जाता है और इसके बाद फिर मंजय आराम से प्लान बनाने लगता है कि किस तरीके से यहाँ से सोनम को निकाला जाए। एक प्लान तो उसके मन में ये था कि मैं जाके मैनेजर से कहूँ, अपनी सच्चाई बताऊँ कि ये मेरी पत्नी है, इस तरीके की घटना हुई, और कहीं ये सुनकर मैनेजर का दिल पिघल जाए तो हो सकता है कि वो मुझे जाने दे सोनम को लेकर। लेकिन फिर उसके मन में डर इस बात का था कि अगर मैनेजर को पता चल गया कि ये मेरी पत्नी है और उसने मना कर दिया, उसके बाद मैं चाहकर भी अपनी पत्नी को नहीं पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरी पत्नी को यहाँ से कहीं अलग भेज दे। तो फिर इसके लिए वो प्लान बी बनाता है और सुमित को कॉल करता है, जो उसको लेकर कोठा पर आया था, और सुमित को सारी सच्चाई बता देता है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हुआ है। सुमित से कहता है कि तुम जाओ और जो महिला थाना है वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन दो, वहाँ के पुलिस से ये सारी बात बताओ। सुमित पहुँच जाता है महिला थाना में और ये जो मंजय है ऑनलाइन महिला आयोग में एक कंप्लेंट डालता है और अपनी पूरी बात वहाँ पे रख देता है। चूंकि मंजय सुरक्षा के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखा था, प्लान बी भी तैयार कर रखा था, इसलिए अब सोचता है कि चलो अब मैनेजर को जाके अपनी सच्चाई बताता हूँ। जाकर मैनेजर से अपनी बात कहता है। मैनेजर से कहता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैनेजर कहता है कि नहीं, नहीं ले जा सकते, ये कोठे का रूल नहीं है। तो फिर मंजय कहता है कि असल में ये जो लड़की है ये लड़की नहीं है, ये एक महिला है और ये महिला मेरी पत्नी है। वो मैनेजर से भी अपनी पूरी बात बताता है, लेकिन मैनेजर पूरी तरीके से मना कर देता है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये तुम्हारी पत्नी रही होगी, लेकिन ये अब तुम्हारी अमानत नहीं है। मैंने इसे पैसा देकर खरीदा है और इसीलिए ये अब मेरी अमानत है। इसी बीच में मंजय सुमित को मैसेज कर देता है और सुमित महिला पुलिस को लेकर पहुंच जाता है उस कोठा पर। चूंकि महिला थाना को ये पता था कि ये जो मंजय है महिला आयोग में भी एक कंप्लेंट डाल रखा है, इसलिए मुझे इसका जो काम है बड़ी ईमानदारी के साथ करना होगा, और जिसके कारण महिला पुलिस इसका सहयोग करती है सोनम को कोठा से निकालने में। पुलिस सोनम को मंजय के हाथों सौंप देती है और मंजय उसको लेकर चला आता है अपने रूम पर, जो वो रेंट पर लेके रहता था। सोनम जब से डूबी थी तब से मंजय तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहा था, उसके ज़िंदगी से खुशी लुट चुका था, लेकिन जो सोनम थी वो तो नरक की ज़िंदगी जी रही थी। आज की रात ये दोनों अपने रूम पर रुके, और जब रूम पर रुके तो इनको आज लग रहा था कि फिर से हमारी शादी हुई है और शादी के बाद ये प्रथम मिलन है, प्रथम रात्रि है फिर से। दोस्तों, इन दोनों के बीच जो प्रेम था ये सिर्फ अगर जिस्मानी संबंध होता तो फिर सोनम की सच्चाई जानने के बाद मंजय का उससे मन फट जाता, लेकिन इन दोनों के बीच जो प्रेम था वो रूह तक का था, आत्मा तक का था। सोनम ने भी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी बात अगर बता दी तो इससे स्पष्ट है कि सोनम भी अपने दिलो जान से मंजय से प्रेम करती थी। वो इतना प्रेम करती थी कि वो अपनी सच्चाई मंजय से नहीं छुपाती। दोस्तों, मंजय के घर वाले को पता चलती है कि बहू है, जिंदा है और दिल्ली में मिली है। उसके बाद सुमित और मंजय मिलकर जो सोनम के साथ जो भी घटना हुई उस चीज़ को दिल्ली में ही भुला देता है और वादा करता है कि इस घटना का जिक्र कहीं भी कभी भी नहीं करेंगे।
दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम अवश्य लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें। अगर आपको लगे कि ये कहानी किसी और को भेजनी चाहिए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अंत में मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ कि जो ये QR कोड आपको दिख रहा होगा और जो सुपर थैंक्स है, इसके माध्यम से भी आप हमें अपना प्यार भेज सकते हैं। आप अपना सहयोग राशि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। जब भी भेजें उसके बाद ये जो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर आप अपना नाम और अपना फ़ोटो और वो जो आपने पैसा भेजा उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें, जिससे कि आपके फ़ोटो को मैं अपनी अगली वीडियो में लगाऊं और वो आपकी फ़ोटो सारे लोगों तक पहुंचे। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।